Assalamu alaikum everyone. This is Abdullah Osman and you're watching People Behind People, the show where we invite professionals from different corporate जो हमें बहुत सारी insights देते हैं जो eventually students के लिए बहुत ज़्यादा helpful होती हैं. आज हमारे गेस्ट हैं अरसलान अजीम साहब. अरसलान साहब, please introduce yourself, sir. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much for inviting me. So my name is Aslan Azim and I'm currently working in Phoenix, Pakistan as an HRBP, and I have around 5 years of experience in multiple industries. And further, I am giving HR consultancy to our clients as well, which is in Abacus. And further, I'm working as an HR manager in an international firm which is Portugal based. So yeah, that's my brief introduction. Further, as far as for the HRBP perspective, I am working with blue collars and white collars employee as well, and working closely with the leadership in regard of their decision making and their different business objectives that we have to achieve for our organization and how successfully we can achieve that. These are the roles that I'm playing with my current management and providing my services to different clients as well. So that's a brief introduction of mine. अच्छा सर, काइंडली मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो एचआर का स्ट्रक्चर है वो किस तरह है. आप इस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता सकते हैं या फिर आप जिस तरह भी आपकी ट्रांजिशन हुई ना कि एचआर का जो डिपार्टमेंट है आखिरकार स्ट्रक्चर कैसे है, इज इट सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड और हाइब्रिड? बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो होता है हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. बहुत ये जो सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डिपेंड करती है कंपनी के साइज़ के ऊपर और कितने उनकी ब्रांचेस हैं या कितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं. सो एट दैट मोमेंट अगर मैं किसी बिग फर्म्स का नेम लूँ, जिस तरह के नेस्ले हो गया या एंग्रो हो गया, ठीक है, दे आर यूजिंग हाइब्रिड मॉडल. उसका सीन ये है कि आपको जोन सा है, आपने अपने अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना है तो एचआर अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से काम करेगा तो वो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सिर्फ सपोर्ट के लिए. ठीक है. और अगर हम देखें कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर तो सिर्फ एचआर होगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पेरोल प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है. बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं कंपनी के अंदर, डिफरेंट एमएनसीज के अंदर, टेलनोर हो गया, नेस्ले हो गया, या फिर हम कहें एंग्रो, सो ये सब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चल रहे हैं. बिल्कुल इवन के जो हमारी करंट ऑर्गेनाइजेशन इन्फिनिक्स है वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चल रही है. बिल्कुल. अच्छा सर, काइंडली ये बताएं हमें कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एचआर बिजनेस पार्टनर, दैट इज एचआरबीपी, व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआरबीपी एंड ये एक बिजनेस यूनिट को किस तरह सपोर्ट करते हैं? फॉर दिस आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर जो कि किसी को भी आराम से समझ आ जाएगा कि एक एचआर बिजनेस प्रोफेशनल, एचआर बिजनेस पार्टनर वो वो प्रोफेशनल है जो कि मैनेजमेंट के साथ इस तरह उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि लेट्स सपोज अगर एक नेस्ले नेस्ले ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो उनके एचआर बीपीस इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि उसके लिए कितना उन्हें मैन पावर चाहिए और कितनी बजटिंग के अंदर वो रहकर उस प्रोजेक्ट को मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ उस जो मैन पावर उन्होंने हायर करनी है उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल को इंश्योर करें और उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने में अपना रोल वो प्ले करें. ठीक है. कंपनी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या उनके कोई बिजनेस गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए एचआर अपना रोल किस तरह प्ले करेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ, हायरिंग के साथ, और उसके अलावा जो उनके पास स्टाफ है जो यूज़ करना है उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके, फिर अगर तो हमने कोई न्यू टैलेंट हमें चाहिए उसके लिए, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग की तरफ देखेंगे. तो ये कुछ रोल्स होते हैं जो कि एज एन एचआरबीपी हम परफॉर्म करते हैं, और यही एचआरबीपी का एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ. Okay, sir. So, does your organization employ shared services for HR operations? If yes, what specific transactional processes like payroll, recruitment, administration are managed there, and how does it impacts efficiency of HR department? ओके. फॉर द शेयर्ड सर्विसेज, बेसिकली जो शेयर्ड सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादातर हमारी होती हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, पेरोल प्रोसेसिंग, और इसके अलावा हम इसको बेसिकली एसएससी डिपार्टमेंट कहते हैं. हमारे पास जोन सा होता है
सो ये काफ़ी क्रूशल डिपार्टमेंट होता है क्योंकि इसके पास जितना एम्प्लॉय का डेटाबेस है वो होता है, और हमें ये काफ़ी हेल्प करता है इन रिगार्ड ऑफ हमने किस तरह अपने जो स्टाफ है, करंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी किस किस एरिया के ऊपर हमने उनकी डेवलपमेंट पे काम करना है, कौन सा हमारे पास गैप है कि जहाँ पर हमें वर्कफोर्स चाहिए, और कौन सी बिल्कुल, हमारी एक्सटेंसिव वर्कफोर्स हायर हुई हुई है। ठीक बिल्कुल। है, ये हमें डेटाबेस से पता चलता है, और इसके ऊपर जो सेंट्रल ऑफ शेयर सर्विसेज है, ठीक है, और एसएससी टीम है, ये वही काम कर रही होती है सारा कुछ। तो ये बड़ा क्रूशियल डिपार्टमेंट होता है जो कि हमें सारा डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। सही। So, sir, are center of expertise part of your HR structure? Can you describe their focus area such as talent management, employee relation, and how they provide specialized guidance to the business? Okay, for the center of expertise, let me tell you what is the center of expertise. Center of expertise is like we have different domains in HR. We have payroll, which is we call comp and ben side. We have training and development side. We have recruitment selection. We have employee engagement. कोई एचआर प्रोफेशनल जो किसी इनमें से एक के अंदर होगा और सिर्फ उसी डोमेन को परस्यू कर रहा है, he will be in the center of expertise, and he will be a specialist called like training and development specialist, recruitment and selection specialist, compensation specialist. So these are the center of expertise professionals. For your second part of question, कि how they can provide specialized advice or in their areas, लाइक एनी प्रोफेशनल जो कि अगर कॉम्पन बैंक का है तो वो आपको सबसे अच्छी गाइडेंस देगा इन रिगार्ड ऑफ गाइडेंस भी, और आपको सर्विसेज भी अपनी, क्योंकि वो प्रोवाइड करेगा उस स्पेसिफिक डोमेन की वजह से, क्योंकि दे आर स्पेशलाइज फॉर दैट, they have been working for in that specific area for number of years, and they have very good command on that. So that's why any person who is specialized, who is working in center of expertise as an HR professional, of like compensation, training and development, employee engagement, employee relation, all of these. So he will be providing you their specialized advices to you in regard of their area, like how you can how your problem can be resolved. ओके। So अच्छा सर, तो अब हम जो है ना अपने क्या कहते हैं जो है इंटरव्यू उसके मेन सेक्शन की तरफ जाने, दैट इज डेव उलरिच थ्री लेग्ड स्टूल मॉडल। Okay, so sir, to what degree does your HR structure align with Dave Ulrich's three-legged stool model, which emphasizes HRBP shared services and center of expertise? Please provide example, similarities or differences. okay, for the day Woolery, basically it's a three leg model, which we call in HR. It has three different parts like HRBP, shared services, and COE, which we had already had discussion about the shared services and COE. I have explained it in detail as well as an HRBP. So, like this model is partially implemented in Pakistan, specifically like the HRBPs work closely with different domains, like with the SSC, and they also perform the admin task as well. So it is not completely implemented in Pakistan. Like Nestle, their HRBPs worked closely with this model. They are totally have different sections, like HRBP, SSC, and COE. But in other companies, an HRBP is working the admin task as well. So they are not following this model completely. Like if we follow this model, we have to be very specific in regard of HRBP responsibility, and shared services will perform their responsibilities, and COE also perform their responsibility. Then HR would not have to perform the any admin task. So in that way, this is partially implemented. Okay. So, sir, what are the challenges basically? In Pakistan, they're like we are not developed that much in strategic way, and most of the organization don't have that HRBP model in their organization, because they think that HR is just for the recruitment and selection part. It's like an old school. It's just like most of the organization have their old school thinking of their management.
So that's why they consider as HR as in just a service provider of hiring and firing people. और जस्ट पेरोल प्रोसेस करने Payroll, के लिए। yes. And likewise, हम्म, the achievement is that कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन एमएनसी तभी बनती है जब वो एक एचआर को इस तरीके के साथ सपोर्ट करे कि एक स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट है। अगर तो स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट की तरह नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी चीज़ें या उस एरा में रहेंगे जो कि अभी भी एचआर मैनेजर्स या एडमिन टास्क की सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं। आप स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट आप अपने क्या कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेन जो फ्यूल है जो कंपनी को रन कर रहा है वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप उनके बिल्कुल। ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए यू हैव सम अ वेरी गुड एचआर डिपार्टमेंट which has this model, Polish tree model. So like Nestle implemented it, Telenor Pakistan, Engro, these are the companies, big firms that has implemented it, and you can see their results now where they are standing right now. So this is the ओके challenges and ओके, अच्छा सर, आपने जो है ना मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस काफी हद तक जो आंसर कर दिया हुआ है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन योर व्यू, which type of organizations in Pakistan are basically leveraging from this model, like MNCs, SMEs, what? So in Pakistan, most of the MNCs are following it, but if I divide it by the ratio, it's like 60 to 40. Okay. 40% are following and 60% are not following. They are considering HR as an admin or as a simple department. So as I have given you example in my last question that most like companies like Engro, Nestle Pakistan, and Telenor, these type of companies are using this model, and yes, they have scaled up that much. Okay. So yes. अच्छा सर, काइंडली जो मैं यहाँ पे अपने पिछले पॉडकास्ट के बारे में बताना चाहूँगा आपको, जो विकास मलिक उत्तरा साहब के साथ हैं, वो बेसिकली होंडा के एचआर हैं। और होंडा आपको पता है आजकल ऑटोमोबाइल कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में छाई हुई है इंडस्ट्री। और ही टोल्ड अस के जो मेन चैलेंज है एचआर का, सर मैं इस पे आपका भी व्यू चाहूँगा, वो आजकल टैलेंट डेवलपमेंट नहीं है, टैलेंट हंटिंग नहीं है, बल्कि टैलेंट रिटेंशन है। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि टैलेंट रिटेंशन वाकई है, जो मेन गेम आजकल चल रही है वो टैलेंट रिटेंशन पे चल रही है, एचआर की ज़्यादा जान उस एरिया में लग रही है? I do agree with this challenge because retention is one of that biggest challenge that any professional faces in the field of HR. हुँ, Like जो रिटेंशन है वो आप इस तरह कह लें कि अगर पहले हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉय रिटेंशन है क्या। हमारे जो की रिसोर्स हैं, हमारी जो टॉप मैनेजमेंट ही खाली नहीं है, उनके नीचे जो हमारे की रिसोर्स काम कर रहे हैं, like they are the team leads, either they are on the specialist level or executive or in the team leader managerial level, they all are playing their role in their specific domain. But अगर हम उनको एक appreciation या recognition नहीं provide करेंगे, ultimately your manpower will go to another company for that need. So ये चीज़ जब नहीं है तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, आपकी जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा, आपकी हायरिंग कॉस्ट दोबारा आएगी, ठीक है, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट न्यू रिसोर्स के ऊपर लगानी पड़ेगी। और यही चैलेंज है कि आपका जो रिटेंशन रेशियो है ये कम होना किसी भी एचआर के लिए, लाइक ज़्यादा होना, सॉरी, किसी भी एचआर प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओके, आजकल के टाइम में। So, sir, my next question is, how universal is this devalued three-legged stool model in this diverse context? Like globally, अगर आप देखें तो cultures बहुत ज़्यादा diverse हैं। तो आपको क्या लगता है कितना यूनिवर्सल है ये, कितना ज़्यादा यानी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस मॉडल हर कॉन्टेक्स्ट में? अगर देखा जाए कि ये मॉडल सिर्फ वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ग्लोबली भी अगर देखा जाए या लोकली पाकिस्तान में भी देखा जाए, ये डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी की लाइक ब्रांचेस कैसी हैं, लाइक आइदर इट हैज़ डिपेंड अपॉन ओनली वन ब्रांच, और अगर उसकी मल्टीपल लोकेशंस हैं तो ये मॉडल को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर हमें बहुत स्पेशलाइज होना पड़ता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसको हम ये थ्री लेग मॉडल या एक वो स्टूल मॉडल हम जिसको हम कहते हैं, वॉलेटरी मॉडल। सो ग्लोबली अगर देखा जाए तो इसको मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं जिस तरह कि नेस्ले है, एंग्रो है, उसके अलावा ग्लोबल अगर हम चले जाते हैं तो उसके अंदर गूगल है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, एप्पल है, और माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है,
ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको फॉलो कर रही हैं, बट ऑब्वियसली ये डिपेंड कर रहा है उनका साइज, बहुत वो जाइंट्स हैं, मार्केट बिल्कुल के जाइंट्स हैं। बट अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गिने चुने हैं, टेक में देखा जाए सिस्टम्स हैं, और उसके बिल्कुल अलावा अगर हम देखें यहाँ पर एफएमसीजी के अंदर तो नेस्ले आ जाता है, बिल्कुल प्रॉक्टर एंड गैमल ने अपनी जो सर्विसेज हैं ऑपरेशन वो बंद कर दिए हैं वो पाकिस्तान में। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर यस, मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर जा रह गए गया हैं अब। वो, जबकि वो थे इस मॉडल के ऊपर, बट ऑब्वियसली देयर विल बी सम फैक्टर्स जो कि हर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। सो इस वजह से ये मॉडल जो सा है एमएनसीज, बिग बिग नेम्स या बिग फर्म्स के अगर मैं बात करूँ वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। नीचे लोअर लेवल के ऊपर जिनकी वर्कफोर्स कम है या फिर वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, they won't follow it. They just need an HR to implement like different policies and like that, and hire their people or train their people. अच्छा सर, मैंने आपका जो आंसर पहले भी सुना, पहले भी जो आपने टेलीनॉर नेस्ले वगैरह की बात की, हम्म। ठीक है, मैं एक आई गेस अगर मैं इसको एक वन लाइन में अगर करना चाहिए इस बात को, तो वो ये है कि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, एप्पल गूगल वगैरह, वहां पे ये ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जबकि हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में से हैं, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे इसलिए इसको इतना समझा नहीं जाता, यहाँ पे लोग इसको समझ नहीं पाते कितना यूनिवर्सल और कितना जरूरी ये मॉडल है। यार मैं आपको इसकी ना एक बिटर रियलिटी बताता हूँ। हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ना, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को भी, बट सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके सॉफ्टवेयर हाउसेज जो टेक साइड है। अब आपने देखा होगा नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज बढ़ रहे हैं दिन ब बिल्कुल, दिन, ठीक है। अब आप देखें वो कितने, उनका हेडकाउंट कितना हो सकता है एक न्यू सॉफ्टवेयर हाउस का, एक मैक्सिमम 50-60-70, 50-60, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये इतना होता है। ये इनिशियल में अगर हम देखा जाए तो 50 तक वो हाँ, जाते हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा एकदम से स्टार्टअप्स हुए हैं ना, हम्म, सॉफ्टवेयर हाउस के, वो बड़ी हद इस हद तक गए होंगे। इस हद तक जाते हैं, ठीक है। और अगर वो ग्रो करते हैं तो वो 100-200 पे चले जाएंगे। बिल्कुल, बट यहाँ पर उनको एचआर एज एन और लिचरी मॉडल में बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते कि आप उसको फॉलो करें। कोई आप मुझे सॉफ्टवेयर हाउसेस बता दें बिग नेम्स के अलावा, जो कि यहाँ पर हम कहीं पे भी ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, जो एच आर बी पी की डेजिग्नेशन या एच आर बी पी क्या होता है उसको जानता हो और या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता। नो, सिर्फ बिल्कुल, ये चाहते हैं यार एक एच आर हो जो हायरिंग कर ले, फायरिंग कर ले, या बिल्कुल, हमारे बंदों को क्या कहते हैं सैलरी डिस्पर्स कर ले, दैट्स इट। ये उनका काम है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी एचआर से लिया जाता है। सो ये लिटरली मॉडल जो सा है ये बिग बिग नेम्स के साथ ही ये लोग वो इम्प्लीमेंट करते हैं। खाली डेवलप इकोनॉमी नहीं, हम इसको कहेंगे कि अगर तो कोई अनडेवलप भी है बट अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कहीं पे काम कर रही, तो वो लोग भी इसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल, करेंगे अगर अंडर डेवलपमेंट बिल्कुल होंगे सर। तो। सर मेरे ख्याल से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी काफ़ी हद तक जो है आंसर हो चुका है, बट स्टिल उसकी रिफाइनमेंट के लिए वही है कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर द एक्चुअल चैलेंजेस, ठीक है, ऑब्जर्व इन योर एक्सपीरियंस, ठीक है, जो इस मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन में है, आर दे कल्चरल डायनामिक्स, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट और व्हाट? इसको मैं ये कहूँगा कि कल्चरल साइड ज़्यादा है, और उसके क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सा है ऑटोक्रेटिक कल्चर तो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बिग। ज्यादा, और यही वकास साहब से जो मेरा हुआ ना रिसेंटली हम्म। इंटरव्यूज में भी यही बात थी। सो कल्चर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। पॉलिटिकल इतना एक्सटर्नल अगर देखा जाए तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट भी डिपेंड करता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसका माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह एचआर को देखते हैं, और वो किस तरह इसको परसीव करते हैं कि हाउ क्रूशियल दिस डिपार्टमेंट इज। इफ बाज ऑर्गेनाइजेशन है विच कंसिडर दिस डिपार्टमेंट एज देयर बैकबोन, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए देखती हैं। मेरे ख्याल से अगर हम देखें सॉफ्टवेयर या सर्विसेज इंडस्ट्री, वहां पे बैकबोन समझा जाता होगा फॉर बैकबोन। टैलेंट रिटेंशन, वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हम्म। बात की। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, हाउ डज theoretical framework of Ulrich model compare to the practical realities of HR in Pakistan? Can you share specific examples please? पाकिस्तान कंटेक्स अगर मैं ये देखा जाए तो जो ये मॉडल है इसकी रियलिटी और थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि एच आर बी पी एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है। बट इन रियलिटी एच आर बी पी मैनेज द पेरोल्स, मैनेज द ऑपरेशन, एंड दे ऑल्सो सपोर्ट द बिजनेस। सो ये कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बल्कि इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है इन रियलिटी। लाइक अगर मैं आपसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं अगर मैं उनकी बात कर लूँ, जो किसी तरह एयरलिफ्ट था, इट वाज अ वेरी गुड कंपनी बट इट्स क्लोज्ड। दे यूज दिस मॉडल, बट एट इन देयर कंपनी एज वेल दे देयर मॉडल इज नॉट completely implemented. They use this
as an HRBP and share services, but their HRBPs perform the operational task as well. So इस मॉडल के again जब इस मॉडल की जो डेफिनेशन है वो इसी के अराउंड घूमती है कि आपकी हर डोमेन बड़ी स्पेसिफिक होगी। आप HRBP हैं, आप HRBP हैं, ठीक है, आप स्ट्रेटेजिक वे में हैं, आपने स्ट्रेटेजिक काम करने हैं, डिसीजन मेकिंग में इसमें रहना है। और आप एसएससी में हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, आप डिफरेंट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और ये सारे अगर आप सीओई में हैं तो आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, आप टैलेंट के हैं तो आप टैलेंट में हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में है तो उसके अंदर है। तो ये यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ओके सर, तो ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स से हमने ये डेव उलरिच का जो 3 legs टूल मॉडल है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है पाकिस्तान में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फैक्टर जो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? यार इसके अंदर मैं आपको ये कहूँ तो माइंडसेट मैनेजमेंट का सबसे सबसे पहली बात ऑटोक्रेटिक कल्चर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और ये बहुत सारे एचआर आपसे पहले जिनका मैंने इंटरव्यू किया सबने यही बात है की थी। सो माइंडसेट चेंज करें, और उसके अलावा कंसीडर द एचआर प्रोफेशनल्स एज द बैकबोन, जो कि एक्चुअली आपके बिजनेस को लाइक फ्यूल कर रहे हैं विद मैन पावर, ठीक है। अगर आपका आपका बिजनेस, अगर मैं सेल्स में चला जाऊँ, सर्विसेज में चला जाऊँ, इफ़ यू डोंट हैव द टीम यू कांट डेवलप अ कंपनी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। So for the team you need an HR. So obviously HR will become the backbone. So you have to develop and invest in the HR to, like, if using this model, you have a specific HR BPs who will support you in decision making in achieving your goal. Any either you any organization, either you are small or big, if you have HRBPs, you have that domain, you have to implement that. Then you have a center of expertise which has different experts in their field. वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो ये कोटेशन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फिट होती है, सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज के लिए, कि आप ये कहें कि आप एक जनरल से एचआर के बंदे को लाकर, या फिर कोई इस तरह है कि आपने एक एचआर के बंदे से सारे काम लेने हैं, तो वो एक्सपर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि आप देखें एक बहुत जनरल टर्म यूज होती है एचआर जनरलिस्ट की, हमारी एचआर की इंडस्ट्री के अंदर। वो क्या होती है, उससे सारे काम ले रहे हैं, बिल्कुल उससे एडमिन के टास्क भी करवा लो, बिल्कुल उससे बाकी सारे काम भी करवा लो। तो जबकि इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो आपके पास पेरोल का बंदा सिर्फ पेरोल की क्यूरी देख रहा है, वो उसके लिए आंसरेबल है, वो टैलेंट के लिए नहीं है कि मेरी हायरिंग क्यों नहीं कंप्लीट हुई। शेयर्ड सर्विसेज का बंदा है तो वो सिर्फ वही देख रहा है कि लाइक डॉक्यूमेंटेशन इनकी कंप्लीट हैं, कि डॉक्यूमेंट्स लाइक आइदर वो ऑडिट में हेल्प कर रहा है, या फिर हमें वो डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा है उसकी बेसिस के ऊपर। और HRBPs हैं तो वो फिर आपको मदद कर रहे हैं उस लिहाज से कि हमें क्या कितनी मैन पावर चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग्स, वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं पूरी पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस हैं, माइंडसेट चेंज करें, और क्या कहते हैं, जो आपने एक उस लिहाज से देखा हुआ है ना एचआर को कि यार बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए है, वो जब चेंज हो जाएगा तो ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है आराम से। बिल्कुल सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद अभी हमने एक छोटी सी गेम भी खेलनी है आपके साथ, ठीक है। ठीक है। सो लुकिंग फॉरवर्ड, हाउ माइट उलरिच मॉडल इवॉल्व इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, परहैप्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स लाइक एजाइल एचआर प्रैक्टिसेस और स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस? व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू यू सी फॉर सच इंटीग्रेशन? सो यार इसका आंसर ये है कि जो ओलिचरी मॉडल है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ना डिजिटल टूल डिजिटलाइजेशन की तरफ आएँ। लाइक अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी बल्कि 80% कंपनीज हैं जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ अभी तक आई नहीं है, लाइक सही से HRIS अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। जो कि एक आप ये कह लें, किसी भी फील्ड में अगर आपने किसी भी बंदे को या प्रोफेशनल को सक्सेसफुल करना है ना, तो उसके पास टूल्स होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। एक कहते हैं ना कि एक जंग में बंदा जा रहा है, उसके पास उसके वो हथियार ही नहीं हथियार है, होना चाहिए। तो वो लड़ेगा कैसे, ठीक है। बाद अगर आपने इसको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप अपने एचआर को डिजिटलाइज करें, उसके बाद टूल्स ERP इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद रिक्रूटमेंट के टूल्स हों, उसके पास एक डेटाबेस हो, एक प्रॉपर ERP हो जिसके अंदर सारे मॉड्यूल्स इंक्लूड हो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सके, और बिल्कुल इसको ये पाकिस्तान में इस तरह ही इवॉल्व हो पाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये लास्ट पे गेम है, वैसे तो मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन मैं आपसे जो सवाल फिलहाल मेरे जहन में वो पूछूंगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा एक फनी सी गेम है, आपने बस ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर देना है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। हम पाकिस्तानी जो मिथ्स है ना एचआर रिलेटेड, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहला मिथ तो ये है कि हाँ भी एचआर का काम सिर्फ हायर एंड फायर करना है। फॉल्स।
अच्छा, तो एचआर में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको और कोई स्किल नहीं आती होती। फॉल्स ये कैसे फॉल्स फॉल्स? और फॉल्स इसमें इसलिए देखें, अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जो देखा जाता है ना कि जिसमें पीपल इंटरेक्शन होता है, वो किसके अंदर होता है? सेल्स में होता है, ठीक है, बिल्कुल, कस्टमर सर्विसेज में होता है और बिल्कुल, एचआर में होता है, ठीक बिल्कुल। है। बाकी जितने भी हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग में डिफरेंट आ जाते हैं कि अगर आप लोकल मार्केटिंग में देखा है ट्रेडिशनल या फिर दूसरी वाली जो डिजिटल है, इसके अंदर आपका होता है मगर इतना कम, इतना ज़्यादा नहीं होता। अब एक एचआर प्रोफेशनल जो कि एचआर है, उसका उसकी एक तो ह्यूमन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? तो हर कोई तो नहीं जा सकता उसके अंदर। बिल्कुल, आप मुझे बताएँ कितने ऐसे हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट हैं, बिल्कुल। ठीक है? एक्सट्रोवर्ट इतने लोग नहीं होते, बहुत कम होते और हैं वो जो जिन एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं वो बड़े गेमर किस्म के होते हैं, वो अपना एक यस, वन साइडेड पर्सनैलिटी अपनी शो करवाते हैं। एक्सट्रोवर्ट होना और स्मार्ट एक्सट्रोवर्ट होना, हाँ, ठीक हाँ। है? इसमें फ़र्क होता है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो कि बस बोल ही जा रहा है। स्मार्ट एक्सट्रोवर्ट हो रहा है जिसको पता है कि उसने किस वक़्त क्या बात करनी है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, तो ये एक सिर्फ़ मिथ है कि जिसको कुछ नहीं आता या जिसने कोई कोई उसको स्किल नहीं आती वो एचआर में चल जाता है। बिल्कुल। आपको पीपल के साथ डील करना आना चाहिए। एक कोट है कि एनी जॉब दैट यू परफॉर्म हैज़ अ 90% सक्सेस रेशियो इज़ डिपेंड अपॉन हाउ यू डील विद द पीपल, ओके सर। ठीक है? बिल्कुल, इफ यू कैन डील विद द पीपल, your job is 90% done, rest बिल्कुल, is your skill game. बिल्कुल। So सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एचआर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर सीईओ या किसी भी इस तरह के बंदे की, डायरेक्टर की बर्थडे का केक वगैरह मैनेज करना भी होता है। ये भी पाकिस्तान में बड़ा मिथ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स फॉल्स, इट्स अच्छा, फॉल्स, पॉज़। इट्स फॉल्स। उसके अलावा सीईओ या हेड्स वगैरह को, जो भी डायरेक्टर्स वगैरह, उनको एम्प्लॉयी की चुगलियाँ करना भी एचआर का काम होता है। यार ये चुगली वाला पॉइंट तो कोई भी कर सकता है, वो तो हाँ, वो तो कोई भी, ये वो मैं कोई अच्छा, ये एक बात मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरा जो हम्म कॉर्पोरेट लाइफ मेरा एडमिन और एचआर ये दोनों होते हैं, लेकिन हर हमेशा फंसता है एचआर है। फर्स्ट एचआर है लेकिन एडमिन को भी मैंने देखा है। हाँ जी, ये बिल्कुल। ये इवन के आप देखें तो मार्केट हर बंदा जो सा होगा ना, अगर मैं कहूँ सेट कल्चर में और दूसरा कल्चर में, हुँ, ठीक है, जहां पर आपका बॉस है ना, उसके मैं उसको दूसरी वर्डिंग में नहीं कहना चाह रहा, ठीक है, बट उसके आगे नंबर बनाने के लिए तो हर बिल्कुल, कोई आगे आगे बिल्कुल, होगा, नंबर ठीक बनाने के है। लिए। तो ये आपने बहुत अच्छा किया। तो वो अच्छा, आगे आगे होगा हर कोई, और जाहिर सी बात है ये ऐसी सिचुएशन के अंदर अब सिर्फ एचआर तो नहीं है, ठीक है, बट तो ये अच्छा। एक मिथ है सिर्फ कि एचआर अच्छा से सर, चुगली नहीं होती। लास्टली मैं क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो हम्म अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एचआर का सबसे ज़्यादा फड्डा सिर्फ इस चीज़ पे रहता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लोग आके कोसते हैं कि हाँ भी हमें टाइम पे सैलरी नहीं आई, लेकिन एक्चुअल में एचआर ने पीछे से सैलरी टाइम पे भेजी नहीं होती। ये आप बताएं इस पे। यार ये तो वो है, इंडिया पाकिस्तान वाली जंग है अकाउंट्स में, और हाँ बिल्कुल, मेरा मेरा हमेशा फड्डा तो एचआर वालों का यही रहा है। ये इंडिया पाकिस्तान वाली जंग है जो टसल रहती है। हाँ जी। बट क्योंकि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड से होती है, और इसके अंदर किसी हद तक एचआर भी डिले कर देता है, मगर ये है कि लाइक इसमें 50-50 की रेशियो होती है। बट यहाँ पर फाइनेंशियल जो डिस्बर्समेंट होती है वो ज़्यादातर फाइनेंस की साइड से होती है, तो वहाँ पर एचआर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जितना कंट्रोल फाइनेंस के पास होता है। लेकिन सर ये भी तो देखें ना, एचआर जब तक बनाकर नहीं भेजेगा पेरोल, हम कैसे पे करेंगे? मगर ये है ना कि जो फाइनेंस है वो छोटी-छोटी गलतियाँ निकाल के वो हाँ, कहेगा, वो फिर फिर रोक ऑडिट में भी जाती है सैलरी, ये भी वो वो प्रोसेस भी कंपनियों का बहुत ज्यादा होता वो है, ये भी बहुत मैं लंबा मानता हूँ। कर देते हैं कि छोटी-छोटी हाँ, चीज़ है, इसको लाइक हाँ, उन्होंने हाँ, एक डॉट भी इधर से उधर क्यों गया है, इसकी पहले एचआर एक्सप्लेनेशन देगा, फिर हम आगे हाँ। प्रोसीड करेंगे। और ये एचआर और अकाउंट्स का मैंने कहा ना, क्योंकि मैंने तो पे करनी होती थी, लोग मुझे कोसते थे, लेकिन एचआर और ऑडिट की एक्चुअल में जो तसल चलती है वो एक्चुअल में उनकी चलती है। ऑडिट तो इस तरह है कि वो हर 1 महीने वो बाद डॉट भी, ये नाम का ये डबल ए क्यों आ गया? हाँ, सिग्नेचर आपने करवाए हैं, अच्छा ये सिग्नेचर ये पहले वाले से मैच क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये तो आपने गलत अप्रूवल दी हुई है यहाँ से, ये बिल्कुल। क्यों नहीं आप देख नेग्लिजेंस आपकी, तो ये तो चलता रहता है यहाँ सर, पर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ठीक है, आई गेस दिस वन वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ पीपल बिहाइंड पीपल। होपफुली इसका नेक्स्ट सीजन भी हम लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।